समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए आए हो। आप उनकी बात को शुरुआती दौर में नहीं सुनते थे, फिर एक समय आया जब आपने उनका साथ दिया तो आप ताकतवर हुए, और जब आप ताकतवर हुए तो आपकी जिंदगियों में परिवर्तन आया। आज मैं उसी दौर में हूं। आज फिर आप लोग डर रहे हो, आपको लगता है चंद्रशेखर का साथ देंगे तो ताकतवर नहीं होंगे। जब आप मान्यवर काशीराम साहब का साथ देके ताकतवर हुए तो अपने खून चंद्रशेखर आजाद का साथ देके आप ताकतवर कैसे नहीं होंगे, बताओ। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं, ये लड़ाई विचारधारा की है, व्यक्ति से नहीं है, जाति से नहीं है, धर्म से नहीं है। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक समय था जब मान्यवर काशीराम साहब गली गली और हर प्रदेश में जाके बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करने का काम करते थे, और जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन छेड़ा, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन छेड़ा, उस महाराष्ट्र की धरती के सभी नेताओं ने मान्यवर काशीराम साहब को यह कह के हटा दिया कि आपके बस का नहीं है, आप नए आए हो, आप नहीं कर सकते हो, हम बाबा साहब के सिपाही हैं। और वो बार बार ये कहते थे कि बाबा साहब की विचारधारा तो बहुत अच्छी है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, लेकिन इससे हम लोग राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन कहते हैं तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने ये करके दिखाया, उसी विचारधारा का झंडा डंडा पूरे देश में लहरा के दिखाया, ताकत बना के दिखाई। उनके आंदोलन की एक खूबी थी कि उनके आंदोलन से ऐसे नेताओं का निर्माण हुआ जिनके पैरों में चप्पल भले ही 2 रंग की हो, जिनके घरों में भले ही छत ना हो, जिनके पास बड़े बड़े महल ना हो, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां ना हो, जो करोड़पति धन्ना सेठ ना हो, लेकिन यह आंदोलन की ताकत थी कि एक समय ऐसा था कि गरीब के बेटे विधानसभा लोकसभा में गए, और जब मान्यवर काशीराम साहब चले गए, यहां के जो उनके लेफ्टिनेंट हैं उन्होंने उनके नारों को ही बदल दिया। नारों में कितनी शक्ति होती मैं आपको बताता हूं। जब मैं नारे कहूंगा, जो बहुजन मूवमेंट को जानते हैं उनके दिल में आवाज आ जाएगी। ये नारा बताओ किसने दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बताओ। ये नारा किसने दिया? जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, बताओ। ये बताओ, वोट हमारा राज तुम्हारा, नारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नारा किसने दिया? जब ये नारे देने वाले लोगों ने इन नारों के बदौलत समाज को जगाया, जैसे बाबा साहब के लेफ्टिनेंटों ने वहां किया महाराष्ट्र में कि ये विचारधारा बहुत अच्छी, कामयाब हो सकते नहीं, ऐसे उनके लेफ्टिनेंटों ने ये किया कि 2006 में जैसे मान्यवर काशीराम साहब चले गए, उन्होंने कहा हम ये नारे को बदल के बहुजन से सर्जन कर देते हैं। बहुजन से सर्जन हुआ, और आप देखो आज क्या हालात हो गई हैं। विचार हमारी शक्ति होती है, विचार हमारी ताकत होती है, विचार हमारा आधार होता है। जब आप विचार छोड़ते हैं तो आप अपना लक्ष्य छोड़ते हैं। पहले उन दलों का लक्ष्य होता था गरीबों की आवाज उठाना, आज उन दलों का लक्ष्य है अपनी और अपने परिवार की संपत्ति बचाना। आप ये सोच लो मेरे लोगों, आप पे इतने जुल्म जातीय अत्याचार हुए, सीएनपीआर एनआरसी जैसे मामले आए, 2 अप्रैल जैसे मामले आए, क्या कोई अमीर आपकी आवाज उठाने आया? आपने जिनको नेता बना के भेजा विधानसभा लोकसभा में, क्या वो आपके क्षेत्रों के लिए बोले? अभी आपके यहां लोकल में सबसे बड़ी समस्या ये हुई, जानकारी के तौर पे जो सीनियर लोग हैं उनको बता दूं, यहां गुलदार ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लोगों का, आम लोगों का हजरत निकलना मुश्किल हो गया। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा है, मजदूर मजदूरी पे नहीं जा पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, महिलाएं घर से नहीं निकल पा रही। जो निकलता है उसकी जान के ये नहीं पता कि उसकी जान बचेगी नहीं बचा। अभी 2-3 दिन पहले एक बच्ची को उसने, एक नाबालिग बच्ची 14-15 साल की बच्ची पे उसने हमला कर दिया, और अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे की जान ले ली। जिनके बच्चे जाते हैं उनको पता होता क्या होता है कीमत जान की, सरकारों को नहीं पता है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा लिखकर, यहां के अधिकारी कर्मचारियों को भी कहा कि आप जो तनख्वाह ले रहे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बैठती है, हम टैक्स देते हैं
कि हर एक व्यक्ति की जीवन रक्षा करो। आप लोग क्या कर रहे हो बताओ? अगर हजरत एक नेता को नुकसान हो जाता, एक उद्योगपति को नुकसान हो जाता, पूरी सरकार पड़ जाती यहाँ के। लेकिन यहाँ गरीबों की जान जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्षेत्र को मिला 20,000 लोगों की जान चले गई। मैंने मुख्यमंत्री से कहा, आप सबकी आवाज सुनते हो, अगर वास्तविकता में आप मुख्यमंत्री हो और आप योगी का चरित्र रखते हो तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दो उनके बच्चों को जिनके घरों में इनके घरों के चिराग बुझ गए। और सुरक्षा व्यवस्था करो। जब नेताओं की सुरक्षा हो सकती है, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों की सुरक्षा हो सकती है, तो इन गरीबों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी थी। इनको गरीब, कमजोर, इनको कीड़े मकोड़े समझ के नजरअंदाज किया गया सरकारों द्वारा। और हजरत 5 घटनाएं अभी कुछ दिनों में यहां दलित समाज की बच्चों के बलात्कार की हो गई और यहां के अधिकारी कर्मचारी हाथ पे हाथ धरके बैठे। मैं होता पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री जी को भागने नहीं देता पार्लियामेंट से और पूछता कि बताओ, हम टैक्स देते हैं कि हमारे लोग, हमारी बच्चे हमने इसलिए पैदा की कि उनकी हत्या कर दी जाए, उनका रेप किया जाए। इस देश में बदला क्या आपके लिए? आप बताओ। अगर यहां गरीबों की बच्चियां सुरक्षित नहीं, अगर उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसी सरकारों का कोई फायदा नहीं है। वो सरकारें आपकी नहीं हो सकती मेरे लोगों। मैं तो हजारों मुकदमे हमारे साथियों के ऊपर लगे, मैंने कई बार जेल काटी, तमाम तरह की जो समस्या मेरे सामने खड़ी की गई, उन सारी समस्याओं से लड़ा। मगर आप बताओ मेरे लोगों, क्या मैंने कभी तुम्हें अकेला छोड़ा? पूरी जिम्मेदारी से बताओ। हर जुल्म जाति में मैं आपके साथ खड़ा। जिस नेता को आपने वोट देके बनाया वो तमाशा देखता रहा, वो एसी में पड़ के सोता रहा। और आपका चंद्रशेखर, जो आपका बेटा, बिजनौर के लोगों, नगीना के लोगों, वो आपके लिए सड़कों पे लड़ता रहा। ये लोकतंत्र है, आपके पास ताकत है। आप चाहो तो किसी को कुर्सी पे बिठा दो और आप चाहो तो किसी को कुर्सी से पटक के जमीन पे बिठा दो। ये आपकी ताकत है। आज हालात ये हैं कि संविधान खतरे में। हमें लोकतंत्र को बचाना है, उसको स्थापित रखना है। जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो पूरा नहीं है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो सपना माननीय काशीराम साहब ने देखा वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर वास्तविकता में आप अपने आप को बाबा साहब की औलाद कहते हो, काशीराम साहब की औलाद कहते हो, तो आप बताओ, जब उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो आप चैन से कैसे बैठे मेरे लोगों? आप बताओ, आपको नींद कैसी आती है? आपका पेट कैसे भर जाता है जब आपके महापुरुष ने अपने बच्चे कुर्बान किए आपके लिए? आप उनके आंदोलन को, उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो? मैंने तो माननीय काशीराम साहब की एक बात को गिठा बांधी। उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मैंने उस दिन ठान लिया कि हम मान्यवर काशीराम साहब का मिशन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का मिशन आगे बढ़ाएंगे। और आप ये जानते हैं, एक भी दिन हम लोग और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग चैन से नहीं बैठते। मैं बधाई दूंगा आप लोगों को कि अगर आज लोकतंत्र जिंदा है तो वो आप जैसे साथियों की वजह से है। आज अगर संविधान सुरक्षित है तो आप जैसे साथियों की वजह से है। संविधान को खतरा कैसे? क्या इस देश में धार्मिक आजादी बची है? अगर बची है तो आप करके देखो कोई धार्मिक प्रोग्राम सड़क पे, आपको पता लग जाए। यहां धार्मिक आजादी खत्म की जा रही, यहां सामाजिक आजादी खत्म की जा रही है। गैर बराबरी सामाजिक जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव है और यहां कमजोरों को, गरीबों को गरीब बनाया जा रहा है। और सरकार केंद्र की चंद पूंजीपतियों की सरकार बन गई है। मणिपुर जल रहा है। बहन बेटियां, बच्चियां, वहां के आदिवासी और वहां के क्रिश्चियन, ईसाई लोग देश की तरफ आंख उठा के देख रहे हैं, कोई हमारी आवाज सुनेगा। लेकिन किसी की नेता की हैसियत नहीं हो पा रही है कि सरकार कहीं तालाबंदी कर दे, सरकार से सवाल पूछे। क्या इस देश में आदिवासियों को, दलितों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को रहने का, पिछड़ों को रहने का हक नहीं है क्या? आप बताओ, क्या वो लोग टैक्स नहीं देते हैं क्या? क्या उन पे जुल्म जाति करने का? आज जो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को करके देखो एक आयोजन, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन नहीं देंगे, आपके आयोजन में आके आपका आयोजन खराब कर देंगे। ये हालत है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, न्याय जन्म सिद्ध अधिकार है, न्याय मिलकर आपको आंदोलन करने पड़ते हैं। सारी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, निजीकरण हो रहा है।
आपकी नौकरियां खत्म कर दी, पेपर लीक हो रहे हैं, लूटपाट मची है, गरीबों की जमीन पे भाजपा के लोग आग गड़ाए बैठे हैं, कैसे मौका मिले आपकी जमीन छीने, और यहां आपके आसपास के लोगों की छीनी होगी खूब। इसलिए आपसे कह रहा हूं, आज आपके कंधों पर जिम्मेदारी है संविधान को बचा के लोकतंत्र को, असली लोकतंत्र को, जिसमें गरीबों के हक की आवाज उठे, गरीबों का भी मान सम्मान हो, उसको हम लोग को स्थापित करना है। उसकी तैयारी के लिए आज हम लोग यहां हैं, क्योंकि 9 अक्टूबर मान्यवर काशीराम साहब जब यहां से विदा हुए, उनकी संतानों को संकल्प ले लेना चाहिए था कि काशीराम साहब 10 साल में आपका अधूरा कारवा पूरा करेंगे। उनसे तो नहीं हुआ, जिनको वो ताकत दे गए, हम इसको कारवा को पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए जो है मैं आपसे कहना चाहता हूं, कमर कसो, कमर कसो और आगे बढ़ो। और अगर दुनिया की बात आप देखोगे, अभी मैं चर्चा कर रहा था एक पत्रकार साथी से, और मैं जानता हूं मीडिया के साथी इस बात पे जरूर ध्यान करें मेरी। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इजराइल दिखाई दिया, उनको मणिपुर दिखाई नहीं देता, और मणिपुर छोड़िए, पूरे देश में जो कमजोर वर्गों पर हिंसा हो रही है वो दिखाई नहीं देती उनको। सरकारी कर्मचारी बड़ा आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में कि हमें पेंशन दो, नौजवान सड़कों पे है, रोजगार नहीं है, महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है, कोई कहने वाला नहीं है। और आज सरकार कह रही है कि हम इजराइल के साथ। आप ये जानते हो, अगर आपने इतिहास पढ़ा, और मेरा जमीर इस बात की गवाही देता है कि हमें हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। आप इतिहास उठा के देखो, अगर आप ये बात जानने का प्रयास करोगे इजराइल और फिलिस्तीन को, तो आपको पता लगेगा कि जिस तरह हमारे देश में हम लोग, इस देश के मूल निवासी, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, वो जो बेबस लाचार हो रहे हैं अपने देश में वोट होते हुए भी, इसी तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा किया और फिलिस्तीन के लाखों लोगों को बंदी बनाया, और फिलिस्तीन को अपने देश में वहां के लोगों को मरने के लिए मजबूर किया। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, मगर आप ये बताओ, अगर वहां फिलिस्तीन की लड़ाई गलत है तो देश ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, वो कहां सही है आप बताओ। यहां भी तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने अपने प्राणों के बलिदान दिए, उनकी यूनिट ने प्राणों के बलिदान दिए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसको आजादी के लिए अंग्रेजों से। अगर आज उस बात को वो लोग गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं क्यों कहूं मैं इजराइल के साथ। मैं हर एक कमजोर के साथ हूं, और मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, मैं गारंटी से कहता हूं। क्योंकि अगर किसी का हक छीनेगा वो चुप नहीं बैठेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में विदेश पॉलिसी खराब ना करे। आप अटल जी का बयान सुनना, अटल जी फिलिस्तीन के साथ थे, नेहरू जी फिलिस्तीन के साथ थे, इंदिरा गांधी फिलिस्तीन के साथ थी, और आज की सरकार इजराइल से वो उनकी जांच एजेंसी है जिससे हमारे नेताओं के अकाउंट खंगलवाने हैं, उनके फोनों में क्या है ये दिखवाना है, उनकी इंक्वायरी करवानी है। अपने निजी संबंधों को बचाए रखने के लिए अपने देश की फॉरेन पॉलिसी खराब कर रहे हो। चाइना का मुकाबला करो अगर तुम में दम है प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं। चलो चाइना की तरफ आगे बढ़ो, चलो कूच करो, हम देखेंगे आप में कितना दम है। आज से पहले गोली हम खाएंगे, ये देश हमारा है, इस मुल्क के लिए शहादत हम सहेंगे। लेकिन अगर आप देश से गद्दारी करोगे तो ये होने नहीं देंगे, हम इस बात को याद रखना। पूरी भीम आर्मी, पूरी आज समाज पार्टी शोषितों, वंचितों, मजलूमों के साथ खड़ी है। और आप इतिहास जानते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, चाहे पहलवानों का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे सीएन पर एनआरसी का मसला हो, कोई ऐसा मसला नहीं जिसमें हमने कमजोरों का साथ नहीं दिया। क्योंकि मेरे बाद आप लोग आज के जो अध्यक्ष हैं इस सभा के, उनको सुनेंगे, और मैं आग्रह करूंगा भीम आर्मी के नौजवान साथियों से, मैं आज उनको सुनने के लिए बड़े मन से आया। जब वो अपनी बात रखें, आप उनको मन से बैठ के सुने, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना, जिस तरह की जानकारी उनके पास है, ऐसी जानकारियां मैं नहीं मानता भारत में 2-4 लोगों के अलावा किसी के पास होंगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनको सुने। उससे पहले मैं आपसे ये कहूंगा, हम भारत की संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। जब आपका
स्पीच खत्म हो जाएगी तब हम सब लोग खड़े होके भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसका संकल्प लेंगे। मैं आखिरी बात आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों, आपने काशीराम साहब को मान्यवर काशीराम बनाया, आपने उनको इतनी ताकत दी कि वो जिस चाहे सत्ता को बना देते, जिस चाहे सत्ता को हटा देते। आपके पास ताकत है, आप चाहो तो अपनी ताकत दोबारा से आजाद समाज पार्टी के रूप में खड़ी कर सकते हो। आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप इन नेताओं का गुलाम मत समझो। जो नेता आपकी तरफ नहीं देखते उनको अपना रहबर मत समझो। आप हालात देख लो क्या है। नेताओं की जिम्मेदारी है आपकी लड़ाई लड़ने की बजाय वो आपको कमजोर करना चाहते हैं। फैसला आपको लेना है। मैं तो आपका बेटा, बिजनौर के लोगों, आपने, मैं नहीं आया जिला पंचायत में, आपने 8-8, 9-9 जिला पंचायत जिता के मेरे भाइयों को इज्जत दी। तमाम हमारे नेता यहां खड़े जिनको आपने इज्जत दी, आपने मुझे इज्जत और सम्मान दिया। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी लड़ाई लड़ूं। और याद रखना, अगर आने वाले कल में आपने मुझे ताकत दी तो बिजनौर के लोगों को किसी की तरफ हाथ फैला के नहीं देखना पड़ेगा। मेरा वचन है, याद रखना। और मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने बहुत साजिशें की मुझे रोकने के लिए, तुम लोग नहीं रोक सकते हो, तुमसे नहीं रुकेगा चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का काफिला। अगर रोकेंगे तो ये और बढ़ाएंगे तो ये, और अगर ठान लें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान कोई रोक नहीं सकता है, इतिहास पलट के दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः पार्टी के सभी लोगों का, संगठन के सभी लोगों का, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ हैं और तमाम साथी हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ नहीं है, वो मध्य प्रदेश में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनका भी सबका धन्यवाद देता हूं। तो अब आपको क्या करना है, याद है ना। अब हमारे आज के अध्यक्ष बोलेंगे, आप लोग सुनेंगे, फिर हम लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर सभा समाप्त होगी। ठीक है, तैयार है आप लोग? मैं ही कहूंगा उनको, मैं उनको दावत दूंगा कि वो आए। वो आ तो नहीं सकते, मैं जानता हूं उनकी टांगों में तकलीफ है। मैं वहीं जाके उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात को रखें और हम सब लोग उनको सुनेंगे।